जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इतिहास, जनजातियां, कंप्यूटर, करंट अफेयर और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं साथियों, वो आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होगा। इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, साथ ही साथ महान व्यक्तित्व से आने वाले प्रश्नों का भी रिवीजन आपका हमारे साथ होने वाला है। सामान्य विज्ञान की भी जानकारी आपको दी जाएगी, भौतिक, रसायन, पर्यावरण, जीव विज्ञान के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। भारत एवं विश्व का इतिहास भी होगा। यहाँ से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसका रिवीजन आप हमारे साथ करने वाले हैं साथियों। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्लाइड महत्वपूर्ण है और नगर सेना की भी तैयारी हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आने वाले हैं। उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ये सेशन भी बिल्कुल अपकमिंग है, देखिएगा। और साथियों, आज आप सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक भी स्लाइड को आपको छोड़ना नहीं है साथियों। सभी इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर और सभी प्रश्न आपके सामने एक एक करके आएंगे। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। पिछले 24 वर्षों में पूछे गए रिपीटेड प्रश्नों में साथियों सामान्य अध्ययन पर अंतिम प्रहार आपके बीच में आ चुका है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं साथियों, आप ये सेशन देख सकते हैं। आपके एग्जाम में छपेगा क्या? ज्ञानेश कुमार, सुकुमार सेन, राजीव कुमार या अनूप चंद्र पांडे। सभी प्रश्नों की व्याख्या भी देखना है और आपको बताना है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। चलिए आपको बताते हैं साथियों, राजीव कुमार हमारे 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। साथियों, आप जानते हैं निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी साल 1925 को हुई थी और इसी उपलक्ष्य में साथियों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जान लीजिए, सुकुमार सेन थे। ये एग्जाम में सीधे सीधे साथियों पूछा गया है। तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है साथियों 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्य ही होता है चुनाव को करवाना। ठीक है साथियों, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तीनों जो चारों ऑप्शन है साथियों सभी महत्वपूर्ण है। आपको चारों ऑप्शन की व्याख्या को भी देखना है और बताना है कि सही उत्तर क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी, बी.आर. चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी या अनिल चौहान। साथियों, इसका सही उत्तर हम आपको बताते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी साथियों नौसेना अध्यक्ष 26वें क्रम के नौसेना प्रमुख हैं, इन्हें याद रखिएगा। हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? भी दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो 26वें क्रम के हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथियों, उपेंद्र द्विवेदी ऑप्शन ए में दिए गए हैं। ये हमारे भारतीय थल सेना के 30वें वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? ध्यान से देख लीजिए, उपेंद्र द्विवेदी 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। अनिल चौहान को आप जानते हैं साथियों, आइए बताते हैं। पहले देखते हैं बी.आर. चौधरी को। साथियों, बी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना के 27वें वायुसेना अध्यक्ष है। मतलब अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो बी.आर. चौधरी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। ये चारों ऑप्शन देखिएगा। और ऑप्शन डी में अनिल चौहान को नहीं जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऋतुराज अवस्थी, क्या सुमन बेरी या बी.आर. सुब्रमण्यम या नरेंद्र मोदी जी? साथियों, आपको बताते हैं हम कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है उनके बारे में, लेकिन अध्यक्ष के बारे में पहले जान लीजिए। साथियों, नरेंद्र मोदी जो है ये नीति आयोग के परमानेंट प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस नीति आयोग के जो है अध्यक्ष हैं। लेकिन उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो सुमन बेरी साथियों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए। नीति आयोग जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है।
आगे देखेंगे नीति आयोग के सीईओ, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है क्या साथियों, BBR सुब्रमण्यम। साथियों ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी साल 2015 को की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए क्या है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मुगल कालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? साथियों मुगल कालीन चांदी के सिक्के कहां पर प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल छत्तीसगढ़ सहित सभी परीक्षाओं में छपने वाला प्रश्न। मल्हार, दुर्ग, अडिंगा, अकलतरा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन की व्याख्या भी देखना है, चारों प्लेस बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है दुर्ग। मुगल कालीन चांदी के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो दुर्ग में मिले हैं। लेकिन आपके सामने मल्हार आया है जो ऑप्शन ए में है। मल्हार बिलासपुर से सातवाहन वंश के राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। ध्यान से देखिएगा, राजा अपीलक की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो वो मल्हार से प्राप्त हुई है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। तो दुर्ग इसका सही उत्तर हो जाता है। और अकलतरा दिया गया है साथियों, जांजगीर चांपा में स्थित है। यहां से मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है मौर्यकालीन मुद्राओं की प्राप्ति कहां हुई है? अकलतरा, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? उदयन, महामंडलेश्वर मल्लदेव, इंद्रबल या हर्षगुप्त। साथियों ये सभी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एकदम कॉमन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। देखिए आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इंद्रबल। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? इंद्रबल। कैसे साथियों? कालंजर शिलालेख के अनुसार उदयन को पांडु वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। माफ कीजिएगा। कालिंजर शिलालेख ये कहता है साथियों कि उदयन जो है ये पांडु वंश के आदि पुरुष हैं। और वास्तविक संस्थापक कौन हो जाता है? इंद्रबल जो होते हैं वो वास्तविक संस्थापक हैं पांडु वंश के। साथियों राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विक्रमादित्य ने, गोपाल देव, अन्नम देव या बिलासतुंग। इन सभी राजाओं से अगर आप परिचित हैं तो बेहतरीन है कि आपकी तैयारी वाकई में अच्छी है। विक्रमादित्य कौन है इनके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करने वाले राजा कौन है? बिलासतुंग। साथियों नल वंश के राजा बिलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है साथियों कि ऑप्शन बी में दिया गया है गोपाल देव। फड़िनाग वंशी राजा गोपाल देव ने 11वीं सदी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। कहां पर है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कवर्धा में स्थित है, ये जरूर बताइएगा। फड़िनाग वंशी राजा गोपाल देव ने 11वीं सदी में कवर्धा स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही साथ आप देखिए अन्नम देव को कौन नहीं जानता साथियों। काकतीय वंश के राजा और काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव जो दंतेवाड़ा स्थित संकनी डंकनी नदी के किनारे दंतेश्वरी माता मंदिर का निर्माण करवाया, उसको बनवाया और आज भी लोग वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो काकतीय वंश आपने बाहुबली मूवी में देखा था। ठीक है, वही वंश के संस्थापक हैं अन्नम देव। ध्यान से देख लीजिए। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? बिलासतुंग ने कराया था। किस वंश के राजा हैं? नल वंशी राजा हैं। और फड़िनाग वंश के राजा गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। दंतेश्वरी माता मंदिर की स्थापना काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने किया था। इसे भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना साथियों सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना बालोद, महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर, भोरम देव शक्कर कारखाना कवर्धा या मां दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद। राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना कौन है साथियों? भोरम देव शक्कर कारखाना कबीरधाम। एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी का दर्जा किसे प्राप्त है? प्रकाश स्पंज आयरन चांपा ऑप्शन ए में दिया गया है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ बी, मोनेट इस्पात संयंत्र सी, भिलाई स्टील प्लांट डी। साथियों इसका सही उत्तर हो जाता है एशिया की जो सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है वो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ है। भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा में मुख्य रूप से किस खनिज का इस्तेमाल होता है? यूरेनियम, बॉक्साइट, तांबा या लोहा। साथियों इसमें से सही उत्तर हो जाता है कंपनी कोरबा में स्थित है, यहाँ पर बॉक्साइट का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। आप जानते हैं इसी को बाल्को कहा जाता है और बाल्को की स्थापना हंगरी एवं रूस के तकनीकी सहयोग से की गई थी। इसका 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को विनिवेशित किया गया है और सीजी व्यापम में इसको साथियों पूछा था। ध्यान से देख लीजिए। बाल्को कंपनी जो कोरबा में है मुख्य रूप से किस खनिज का इस्तेमाल करती है? बॉक्साइट का।
बाल्को की स्थापना हंगरी और रूस के सहयोग से हुई है, इसे याद रखना है। और इसका 51% शेयर स्टारलाइट कंपनी को बेच दिया गया है, ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपने वाला गोपाल देव मिश्र, बाबू रेवाराम, नरसिंह दास वैष्णव या दलपत राव। साथियों, बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार हो जाते हैं और ये मराठा शासन में कवि हुआ करते थे। साथियों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तारीख ए है वंशी, रामाश्वमेघ, गंगा लहरी, विक्रम विलास। ये सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार बाबू रेवाराम कौन है साथियों? मराठा काल में इतिहासकार थे। इनकी रचना तारीख ए है वंशी, रामाश्वमेघ, गंगा लहरी और विक्रम विलास है बाबू रेवाराम की। कवि काल नामक रचना के लेखक कौन है? अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, देख लीजिए। गोपाल मिश्र हैं, लोचन प्रसाद पांडे, केयूर भूषण या मुकुटधर पांडे। इन चारों से अगर आप परिचित हैं बहुत अच्छी बात है। लोचन प्रसाद पांडे साथियों कलिकाल नामक रचना के लेखक हैं, ये पूछे गए। ये साथियों इंपॉर्टेंट ये है कि लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे, जिनकी रचना कलिकाल है और यही एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती है। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार कौन है, ये पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा के लेखक केयूर भूषण, ऑप्शन सी में दिए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार माने जाते हैं। इन्हें ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। आगे देखिए, मुकुटधर पांडे ऑप्शन डी में दिए गए साथियों। इन्होंने जो है छायावाद का इन्हें प्रवर्तक जो है माना जाता है। छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे छायावाद के जो है अच्छे से कवि रहे। ध्यान से देख लीजिए, लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। केयूर भूषण छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं, जिनकी रचना रानी ब्राह्मण की दुर्दशा एग्जाम में पूछी जाती है। और छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे छायावाद के तो प्रवर्तक ही माने जाते हैं। संविधान से साथियों ये प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप सही करने वाले हैं साथियों? अनुच्छेद 52, 352, 56 या 360। सही इसका आंसर हो जाता है 352। आइए इसके बारे में बताते हैं साथियों। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसे इमरजेंसी की घोषणा साल 1975 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। साथियों, अनुच्छेद 356 दिया गया ऑप्शन में, इसके तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। इसे संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में भी लगाने की बात की जा रही है ममता दीदी के यहाँ, तो संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं साथियों? इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक होती है। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के आपातकाल की घोषणा ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 360 दिख रहा है, इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, जिसे भारत में अभी जो है आज तक कभी लगाया नहीं गया है। सरकार क्रियाकलापों में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख, ठीक है, सरकारी क्रियाकलाप है साथियों। ये सरकारी क्रियाकलापों में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? एकदम लड्डू सा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में 1 नंबर कटवा देता है, क्योंकि कंफर्म तो हो नहीं पाता है। इसलिए देख लीजिए कि ये अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 साथियों, जो सरकारी क्रियाकलाप है जैसे नौकरी वगैरह निकलती है, तो इसमें क्या है, समानता का पालन किया जाएगा। इसके अपवाद भी होते हैं, उसे आप जानते हैं साथियों। 14 जो होता है साथियों, ये विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, आप जानते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें हमें प्रदान की जाती है। जैसे विचार व्यक्ति की आजादी, हथियार रखने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, घूमने की आजादी, तो ये सब हमारे जो है 6 प्रकार के अधिकार हैं। अबाध भ्रमण की आबादी, कहीं भी घूमिए और आलोचना भी करिए, तो एक कंट्रोल के अंडर में, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, सरकार क्रियाकलापों में लोक नियोजन, इसका उत्तर आपको मिल चुका है। ये ऑप्शन भी, जो चारों ऑप्शन की व्याख्या है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य के साथ लगती है? हमारे देश
में भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? क्या आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, गुजरात की है या गोवा की? आप जानते हैं साथियों कि गुजरात जो है ये हमारी सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। तटरेखा मतलब जल से घिरी हुई रेखा, जल से घिरी हुई वो जमीनी खंड साथियों, जो आप देखिए गुजरात जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण से इसकी सबसे लंबी तटरेखा हो जाती है। सर्वाधिक तटीय रेखा वाला भारत का राज्य गुजरात है साथियों, और सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश साथियों दूसरे स्थान पर है। इन्हें भी याद रखिएगा, पहला स्थान गुजरात का हो जाएगा और जो है दूसरा स्थान हमारा आंध्र प्रदेश का हो जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, म्यांमार श्रीलंका, भारत या चीन के मध्य? साथियों बताना है आपको कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है। बिल्कुल आपको बताते हैं, भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। साथियों पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी के मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच सीमा बनाती है। तो ये जो पाक जल संधि है साथियों, ये भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा का भी कार्य करती है। माफ कीजिएगा, भारत व म्यांमार के मध्य अराकान की पहाड़ी जो है साथियों, ये सीमा रेखा बनाती है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और म्यांमार के मध्य जो है सीमा कौन बनाता है, तो अराकान की पहाड़ियां सीमा बनाती हैं, और भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि सीमा बनाती है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियां आपस में मिली हुई हैं और इसी जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में म्यूचुअल फंड का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई करती है, सेबी करता है, एसबीआई करती है या भारत सरकार करती है? आप जानते हैं कि सेबी जो है साथियों, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये साथियों इसका जो है कार्य है भारत में म्यूचुअल फंड्स पर नियंत्रण करना। आपको लिख के आता है कि बाजार जो है किसके अधीन है, तो शेयर मार्केट के अधीन है, रिस्क वाला काम है, करने से आपको डरना है, उसी का नियंत्रण सेबी करता है साथियों। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। म्यूचुअल फंड का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? हृदय में, किडनी में, कान में या मस्तिष्क में? साथियों ध्यान से देख लीजिए, किडनी में जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सबसे छोटी कान वाली नहीं समझ लेना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका नेफ्रॉन होती है, जो किडनी में पाई जाती है, इसे सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। अगर सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका की बात की जाएगी तो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये इसी को हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका भी होती है, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। अगर लंबी की बात किया जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है, और छोटी की बात किया जाए कोशिकाओं में तो नेफ्रॉन होती है, जो किडनी में पाई जाती है। ध्यान से देखिएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था साथियों? विज्ञान से प्रश्न है, क्या डार्विन ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है, मेंडल या जेम्स वाट ने? बहुत महत्वपूर्ण है, गैलीलियो, जिन्हें हम दूरबीन के लिए जानते हैं साथियों, इन्होंने जड़त्व का नियम दिया है। और ये जड़त्व का नियम है क्या साथियों? जब कोई पिंड स्थानांतरीय गति कर रहा है तो वह गतिशील ही रहेगा, और यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल या बाह्य बल न लगा दिया जाए। ठीक है साथियों, मोबाइल आपका रखा हुआ तो रखा रहेगा, जब तक उसमें कोई हवा न लगे, टच न करे, तब तक वो हिलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश? क्या सही आंसर है साथियों? पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र साथियों तारापुर विद्युत संयंत्र है, जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को, 23 जून 1758 को, या 1857 को, या 23 जून 1947 को? आप जानते हैं प्लासी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तारीखें याद नहीं रहती हैं। आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस लड़ाई की पूरी विवेचना हमने की है साथियों। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी देखें हमारे साथ, और आप देख रहे हैं कि आखिरी नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इन्होंने साथियों 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में साथियों रॉबर्ट क्लाइव नामक व्यक्ति था, जिसने साथियों ये एक निर्णायक युद्ध लड़ा और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश की स्थापना के लिए एक सही रास्ता या एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया प्लासी के युद्ध के माध्यम से। तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था यह युद्ध बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी? रघुनाथ राव के मध्य, बालाजी बाजीराव के मध्य, नारायण राव के मध्य या शिवाजी के मध्य?
थे। साथियों, रघुनाथ के साथ में ये संधि अंग्रेजों ने की थी, सूरत की संधि के नाम जिसे हम जानते हैं। साथियों, 6 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य लड़ी गई थी? सिख और अंग्रेज लड़े थे क्या? अकबर हेमू लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी लड़े थे, जिन्होंने तराइन का पहला युद्ध लड़ा था साथियों, और मराठा साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली। तो आप जानते हैं मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली ने साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। कब लड़ी थी? 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी, जिसमें मराठे हार गए थे। साथियों याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, 14 जनवरी के दिन हुई थी, जिस दिन हम रोज डे गुलाब लेकर मनाते हैं। साथियों वही वाला दिन है क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिसमें मराठे हमारे हार गए थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? साथियों, तेज बहादुर सप्रू, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सैयद अली या सुभाष चंद्र बोस? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साथियों वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या वारेन हेस्टिंग ने? साथियों इसका सही उत्तर हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साथियों सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। निसंदेह सती प्रथा एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान, और आप देखिए किस प्रकार से महिलाओं को डिमोरलाइज और उनका मानसिक कहा जाए कि वो परिवर्तन कर दिया जाता था कि अपने पति के लिए उसकी चिता में कूद जाती थी, और इसे बड़ा अच्छा होने की उपाधि दी जाती है। इसीलिए सती माता आपको मिलती है आपके गांव में, इनका चबूतरा बना हुआ मिलता है। तो इसके खिलाफ कानून बनाकर इसको बंद किया गया साथियों साल 1829 में राजा राम मोहन राय के जो है अभूतपूर्व सहयोग से। साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो व्यक्ति था जिसने भारत में ये खराब वाली जो प्रथा है सती प्रथा, इसके खिलाफ कानून लाकर इसको अवैध घोषित किया, और तब से स्त्रियों के लिए एक और अच्छा कानून देश में आ पाया और स्त्रियों को जो है एक मजबूती और प्रदान की गई। रायपुर षड्यंत्र केस बार बार सीजी व्यापन पूछता है, सीजीपीएससी पूछता है, क्या था ये? इसको बारे में बताएंगे। क्या ठाकुर रामकृष्ण सोनी थे, रामकृष्ण सिंह थे, परसराम सोनी थे, त्रेतानाथ तिवारी थे या बिलख नारायण अग्रवाल थे? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रायपुर षड्यंत्र केस और इन चारों नाम से परिचित होंगे। नहीं परिचित है तो आइए बताते हैं आपको। साथियों परसराम सोनी वो व्यक्ति थे जो रायपुर षड्यंत्र केस में जो है इसके प्रमुख नेता थे। इन्होंने किया क्या था साथियों, ये रिवाल्वर बनाने, बम बनाने और बुलेट और गोलियां बनाने में माहिर थे, और रायपुर में इन्होंने जो है एक षड्यंत्र किया, और उसमें ये साथियों इनके द्वारा एक अपने जो है आजादी का बिगुल बजाने का एक प्रयास किया गया। परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता थे। रायपुर विद्यार्थी जुलूस के नेता पूछे जाते हैं, रणबीर सिंह शास्त्री, पंडित रविशंकर शुक्ल, त्रेतानाथ तिवारी या बिलख नारायण अग्रवाल? साथियों इसका आयोजन 10 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन किया जा रहा था, तो उसी के प्रतीक के रूप में यहाँ पर भी रणबीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला गया, और भारत छोड़ो आंदोलन जो साल 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी, और करो या मरो का नारा इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो साल 1942 में हुआ था, और उसी का ये साथियों हमारे छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव था। रायपुर विद्यार्थी जुलूस के नेता कौन थे? 10 अगस्त 1942 को आयोजित किया था रणबीर सिंह शास्त्री ने रायपुर विद्यार्थी जुलूस। आगे देखते हैं, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह कहां पर हुआ था? रायपुर में हुआ था, बिलासपुर में हुआ था, या धमतरी में हुआ था, या कि राजनांदगांव? बताइए साथियों सही उत्तर क्या है? गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह साथियों धमतरी में हुआ था। 1 जून 1930 वो तारीख है जब गट्टा सिल्ली ने जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया था। यहाँ पर नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, इन तीनों ने साथियों धमतरी में यहाँ पर इसका नेतृत्व किया, और इसी को गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों साल 1930 की बात है, इस समय हमारे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी चला रहे थे साल 1930 में, और वहीं से जुड़ा हुआ है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। उसी के उनके प्रतीक के रूप में नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया और देश की आजादी में भारतीयों का साथ दिया। संगम
वंश के संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्या खिज्र खां है, हरिहर बुक्का है, बाबर है या कुतुबुद्दीन ऐबक है? आप जानते हैं खिज्र खां को, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का वो व्यक्ति हो जाते हैं जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि हरिहर बुक्का वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साथियों एक पूरे ब्राह्मण वंश की स्थापना किया। और इनके बारे में साथियों ये भी कहा जाता है कि एक स्मारक है, उस स्मारक का नाम हमें आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो स्मारक कौन सा है, जिसे साथियों पत्थरों का तो जो है एकदम वो कहा जाता है, किला कहा जाता है, उसको कब्रगाह, पत्थरों की कब्रगाह कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? ठीक है, इस प्रश्न का जो सही वाला उत्तर हो जाता है, संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। कर्नाटक का हम्पी अगर याद आया हो तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कर्नाटक के हम्पी शहर जो है साथियों, वहीं पर बसा था ये हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी, कर्नाटक में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, बाबर दिख रहे हैं मुगल वंश के संस्थापक। 1526 में साथियों पानी जो है हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर के युद्ध का नाम क्या था, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और बाबर ने पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 में। ठीक है, 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था, 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था, पानी पी के इसने क्या क्या किया, घाघरा का युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा, इसके बारे में कमेंट करके हमें इन चारों का नाम याद करिएगा। 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जो उमर शेख मिर्जा के पुत्र हैं। ठीक है साथियों, और ट्रांस आक्सियाना से ये आए हुए हैं। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, साल 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं साथियों, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था? अलाउद्दीन बहमनी शाह ने, आदिल शाह ने, चांद बीबी ने या महमूद शाह ने? चांद बीबी का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ बिल्कुल सुना है आपने, मुस्कुराने की जरूरत है क्योंकि महमूद शाह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। महमूद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर साथियों स्थानांतरित किया था। और बहमनी के वजीर हैं महमूद गवान साथियों, महमूद शाह गवान ने साथियों एक बीदर कॉलेज की स्थापना की थी, से याद रखिएगा। और चांद बीबी साथियों अकबर से रिलेटिव है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की है साथियों? मलिक सरवर ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या कृष्णदेव राय ने? साथियों दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का लाभ उठाकर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने सरकी राजवंश की स्थापना जौनपुर उत्तर प्रदेश में किया था, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, जौनपुर वही जिसे किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने बसाया था। ध्यान से हमें कमेंट करके बताइएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था, एकदम ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था, याद रखिएगा। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 बनेगा या अनंत बनेगा? साथियों दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रख कर देखिए और फिर उसमें कोई प्रतिबिंब जब आप देखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनने वाला है। परलकोट विद्रोह के नेता कौन है साथियों? इसका नेतृत्व किसने किया था? गेंद सिंह ने किया था, दलगंजन सिंह ने किया था, रुद्र प्रताप देव ने किया था या गुंडाधुर ने किया था? साथियों परलकोट विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। कौन थे साथियों? साथियों परलकोट के जमींदार थे, अबूझ माड़ियों के लिए एक संसार की ऐसी रचना करना चाहते थे जहां पर कोई शोषण न हो। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह। साथियों ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें 20 जनवरी साल 1825 को फांसी दे दी गई थी। आखिर में इन्होंने साथियों किया क्या था तो उनके बारे में भी हम बताएंगे। दलगंजन सिंह साथियों ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, दलगंजन सिंह ने तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गुंडाधुर साथियों ये वो व्यक्ति हैं जो नेतानार के जमींदार थे और साल 1910 में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने। ध्यान से देखिएगा, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को जो अबूझ माड़ियों के लिए अबूझ माड़ियों के नेता थे साथियों, एक ऐसी संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो। और साथियों 20 जनवरी 1825 को को फांसी दे दी गई थी। दलगंजन सिंह ऑप्शन बी में है, इन्होंने तारापुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। और गुंडाधुर साथियों कौन है? नेतानार के जमींदार थे ये, जिन्हें साल 1910 में भूमकाल विद्रोह करने के कारण इन्हें जो है मृत्युदंड दिया गया था। आगे देखते हैं, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आप देखते हैं सीजी व्यापक में इस प्रश्न को पूछा था साथियों, क्या वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, इंटरनेट पर खोज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, संगीत बजाते हैं? तो साथियों माफ कीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन है ये कट नहीं पाया था। परशुराम सोनी यहाँ पर इंटरनेट पर खोज करने के लिए साथियों अल्टा विस्टा का उपयोग किया जाता है। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट पर खोज करना। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? फेडोरा
कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। C ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह उपयुक्त सभी सही हैं। तो इनमें से आपको देखना है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो जब कौन सा वाक्य पूछ रहा है तो चारों तो सही नहीं हो सकते, और इसका ऑप्शन सी साथियों ये सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये साथियों अभी सीजी व्यापम ने पूछा है। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ प्रति मिनट का, लाइन प्रति मिनट का, शब्द प्रति मिनट का, या साथियों पेज प्रति मिनट का? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाता है पेज प्रति मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ एवं घटाव संचालन के लिए जिम्मेदार है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या कंट्रोल मेमोरी यूनिट? साथियों एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है साथियों ये जोड़ या घटाना करने के लिए इसे, जिसे सीयू के नाम से आप जानते हैं कंट्रोल यूनिट, तो ये जो कंट्रोल यूनिट के अंदर ही सब कार्य होता है, लेकिन इसके संचालन करने के लिए जिम्मेदार कौन है साथियों? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी? आप जानते हैं गूगल भी एक कंपनी है, ये पैरेलल कंपनी है किसकी? अल्फाबेट इंक की जो है साथियों ये इसकी मालिक है और गूगल इसका बच्चा है। ठीक है, सर्च इंजन गूगल को आप जानते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवेस्ट, नॉर्टन, सोलारिस, बिट डिफेंडर कौन सा नहीं है साथियों? इसका जो सही उत्तर हो जाता है ये जो सोलारिस है साथियों ये एंटीवायरस नहीं है, ऑप्शन सी में दिया गया है। जबकि अवेस्ट, नॉर्टन, बिट डिफेंडर ये सब क्या है? एंटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। कंप्यूटर से आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार की तैयारी करना है। सीजी व्यापम में अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा है साथियों। गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, नाम, उपयोगकर्ता आदि। उसके बाद अपने फोन नंबर की पुष्टि करें, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें, या गूगल साइन अप पेज पे जाएं। इसको बहुत ध्यान से देखना है साथियों। इसका सही उत्तर जो हो जाता है कि गूगल का जो खाता बनाने के लिए सबसे पहले आप ई पर जाएंगे, जहां गूगल साइन अप पेज पर आप जाएंगे। गूगल साइन अप पेज पर साथियों क्या करेंगे? तो ये आप देख लीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों में से क्या सही? अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले आप कहां जाएंगे? अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे। जो है ऑप्शन ए इसमें सी सही है, और सी में दिया गया है सबसे पहले ई में क्या है साथियों कि ई में सबसे पहले आप गूगल साइन अप पेज पर जाइए, और उसके बाद ए ऑप्शन आएगा जहां पर आप अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, जिसमें अपना नाम वगैरह लिखते हैं। उसके बाद आप आते हैं ऑप्शन बी में, जो आपने फोन नंबर की पुष्टि करने के लिए बताता है। फिर गूगल की शर्तों को आपको मानना होता है और एक मजबूत पासवर्ड बनाइए, और आपका आंसर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? लाइकोस, बिंग, मम्मा, रेड हैट। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? तो केवल एक और दो इसमें ऑप्शन में दिया गया है। केवल एक या दो, एक, दो या तीन, या 2 और 4। तो साथियों इसमें आप देखिए कि लाइकोस, बिंग और मम्मा, ये साथियों बिंग अभी करंट में चल रहा है। लाइकोस 1990 के दशक का साथियों सर्च इंजन है, जो भी वर्तमान में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मम्मा भी एक सर्च इंजन था। ये रेड हैट साथियों कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक अमेरिका की कंपनी हुआ करती थी। एक निबल में कितने बिट्स होती है? इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ये कंप्यूटर के प्रश्न है। एक निबल में कितने बिट्स होती है? 2, 4, 6, 8। साथियों एक निबल में 8 बिट्स होते हैं, याद रखिएगा। ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छुपा लेता है, क्या कहलाता है? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सीजी व्यापम, सीजीपीएससी पूछ रही है। इनको ध्यान से देखिएगा और इस टाइप के प्रश्नों का रिवीजन जरूर करके जाइएगा। साथियों ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छुपा लेता है, उसको कहते हैं साथियों ट्रोजन। क्या होता है? ये ट्रोजन है। ये साथियों ऐसे प्रोग्राम को ट्रोजन हॉर्स या मेलवेयर प्रोग्राम कहा जाता है। साथियों निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। काउंट प्लस ब्रैकेट। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपको ये आ जाएगा। काउंट इसमें बराबर का चिन्ह लगाना होता है साथियों। उसके बाद लिखिए काउंट ब्लैंक और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसमें आपको जैसे A1 से लेकर A10 तक आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको काउंट करके बता देगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है? रैंडम मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या रीड ओनली मेमोरी? साथियों जो कैश मेमोरी होती है इसमें सबसे छोटी होती है। रैम भी
जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप रैम के नाम से जानते हैं ये भी बड़ी होती है। हार्ड डिस्क आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी इसे भी आप देख रहे हैं। तो कैश मेमोरी इन चारों में सबसे छोटी हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। अल्विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। अब ये भी साथियों बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न का उत्तर सही उत्तर लगा पाना साथियों ये स्टडी का काम है। अगर आपने स्टडी किया है तब तो इसका उत्तर आप सही लगा पाएंगे, नहीं तो इसका उत्तर सही बिल्कुल नहीं लगा सकते, इसमें कोई शक ही नहीं है। अल्विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। अल्विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। एएस जो आपका कथन है उसे एएस कहा गया है। एएस और आर दोनों सही हैं और आर जो है एस का सही स्पष्टीकरण है। एस ऑप्शन बी में दिया गया है। ए एस और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और एस सही है लेकिन आर गलत है। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। जी हाँ साथियों, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। क्योंकि साथियों ए एस गलत क्यों? अल्विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग केवल वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता है। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों में इसी चीज को ध्यान देना है कि केवल वीडियो नहीं, आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो दिया गया है यह एक ऐसा सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सही है? अब आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है साथियों ये कथन बिल्कुल गलत है, लेकिन हाँ अल्विस्टा एक पुराना सर्च इंजन जरूर है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। इसीलिए साथियों आर सही हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आजकल कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से YouTube के सही उपयोग कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, लाइव प्रसारण देखना, ईमेल भेजना या वीडियो स्ट्रीमिंग करना। साथियों केवल ए और बी, वीडियो स्ट्रीमिंग करना और व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, इसका सही उपयोग है। लाइव प्रसारण तो बहुत सारे चलते रहते हैं, देखते रहो। ईमेल यहां से आप भेज नहीं पाएंगे। ठीक है, तो केवल ए और बी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, वीडियो स्ट्रीमिंग, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, लाइव प्रसारण देखना। ठीक है साथियों, ये तीन लाइव प्रसारण भी यहाँ आप सही उपयोग कर ही रहे हैं। मान लीजिए समाचार वगैरह देख रहे हैं तो आजकल तो लोग कुछ दूसरा चीज देखेंगे तो समझ लो कि इसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, उपयोग का तरीका पे निर्भर करेगा ऑप्शन सी, लेकिन इसमें यहाँ पर सही हो जाता है वीडियो स्ट्रीमिंग, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना और लाइव प्रसारण देखना। ठीक है, आगे देखिए। यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने 4 क्रम आ चुके हैं साथियों। इन चारों क्रमों में से कौन सा क्रम आपका सही हो जाता है? ठीक है, चलिए बताइए। YouTube खोलें, बी परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, वीडियो देखें, खोज क्वेरी दर्ज करें, YouTube में सर्च बार पर क्लिक करें। मतलब ये प्रश्न साथियों ऐसे आ रहे हैं दिमाग पर जोर लगाने वाले आ रहे हैं। खोला तो था लेकिन याद नहीं कि पहले किया क्या था, है ना? ये बात दिमाग में जरूर आती है। तो चलिए बताते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों सबसे पहले हम YouTube को खोलेंगे, उसके बाद YouTube के सर्च बार को क्लिक करेंगे, फिर जो हमें खोजना है कि जैसे स्मार्ट एचडी क्लासेस 77 आपको खोजना है वो उस पर आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे आप डाल देंगे तो उसके बाद परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, परिणाम आ जाएगा SSC 77 के पूरे वीडियोस आ जाएंगे और फिर सी लास्ट में आ जाएगा वीडियो देखें हमारे, और अपने जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? आपके सामने चारों ऑप्शन आ चुके हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है साथियों। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइन पेन, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन या डी। इसका सही उत्तर हो जाता है साथियों इसमें तीसरा और चौथा। आप देख रहे हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस पूरे हैं। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन थोड़ा सा इसमें ज्यादा मात्रा दे दी गई है तो इसलिए सी और डी दोनों सही हो जाते हैं। निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में आपको लगाना है। अवरोही क्रम भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब अवरोही क्रम नहीं आता होगा तब भी लफड़ा हो गया भाई साहब इसमें कि आखिर में ये उल्टा इधर को लगाएं कि उधर को लगाएं, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इनका अवरोही क्रम क्या होगा। देख लीजिए, तीसरे और चौथे सही हैं, ये इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है और इसमें सी सही है कि नहीं सही है इसको आपको क्लिक करना है और जरूर इसका आंसर हमें बताना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बिट, निबल, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, जब इस पे आप ध्यान से देख रहे हैं तो
तो सबसे पहले क्या होता है साथियों, गीगाबाइट तो सबसे बड़ी इकाई हो जाती है। गीगाबाइट के बाद आप मेगाबाइट को कर लेंगे, सबसे पहले ई आने वाला है। ई के बाद कौन सा आएगा साथियों, ई के बाद जो लास्ट में आने वाला है सबसे बड़ा गीगाबाइट हो जाएगा। उसके बाद आपका मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। मेगाबाइट के बाद आपका केबी हो जाएगा। तो ईसीडी देखिए कहां पर लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है साथियों। ये दूसरा तीसरा आप यहाँ पर जो है ये इसको हटा देंगे और यहाँ पे जो सही हो जाता है साथियों, ये सही हो जाएगा। ये आप मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा जिसमें हम कलर को इसको बदलेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है साथियों। उसके बाद सी आ रहा है और सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। डी के बाद क्या है, ए है और फिर बी है। ये जो फॉर्मेट दिया गया है साथियों, ये कहां पर दिया गया है, ये ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको हटा देना है। ये आपका ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही वाला उत्तर हो जाता है BACD, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और इसमें ये ऑप्शन सी सही है, BACD। सबसे पहले क्या आएगा, छोटे से बड़े में हम जा रहे हैं ना, और वही का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ जाना। सबसे पहले हमने बिट देखा, बिट पहले बी आएगा, बिट से बड़ा निबल होता है, निबल से बड़ा होता है आपका जो है केबी, और केबी के बाद एमबी होता है, और एमबी के बाद जीबी, आप जानते हैं गीगाबाइट, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। तो साथियों ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये पूरा सेशन आपके लिए रामबाण है साथियों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में आइए और टेलीग्राम में लिखिए, क्या लिखना है, SSC 77 आप लिख देंगे, तब आपको जो है ये पूरा सेशन आपको साथियों देखने को मिल जाएगा। ये पूरा सेशन महत्वपूर्ण है, ठीक है। SSC 77 आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा PDF, और PDF के माध्यम से आप जो है इस पूरे सेशन का आनंद ऑफलाइन भी ले सकते हैं, PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए PDF अगर पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे दिए गए जो नंबर हैं यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको PDF हम पूरे का पूरा PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए वेट करिएगा अगले सेशन का। जय हिंद, जय भारत।